takadum takadum dum takadum dum dum takadum dum dum takadum dum dum। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला और एमपी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी फीवर इस वक्त आप देख रहे हैं। और उपचुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं, यानी कि यूं कहें कि चुनाव अब सर पर है और सर पर चुनाव है। इसीलिए ये जो उपचुनाव है वो सभी नेताओं के सर चढ़कर बोल रहा है। सियासी गलियारों में उथल पुथल मची हुई है और नेता लगातार धुआंधार तरीके से प्रचार में जुटे हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो थमने की बजाय और डबल रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। हमारी साथी अदिति इस वक्त हमसे जुड़ी हैं। अदिति, इस वक्त सियासी गलियारों की अगर हम बात करें तो बेहद दिलचस्प मुकाबला उपचुनाव का बनता जा रहा है और दिलचस्प बयान जो आए दिन आते हैं उसी की अगर हम बात करें तो आज क्या कुछ दिलचस्प नजारा सियासी गलियारों में देखने को मिला है? नम्रता, जिस प्रकार से अब देख ही रहे हैं कि मुश्किल से 4 या 5 दिन बचे हुए हैं मतदान होने को। 3 नवंबर को मतदान होना है। सघन जनसंपर्क जारी है। नेताओं के अपने अपने क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। जहां पहले होता था कि 2 या 3 क्षेत्र में एक दिन जनसंपर्क करते थे, आजकल तो एक दिन में वो 4 से 5 जगहों पर जनसंपर्क कर रहे हैं। और हाल ही में अगर मैं बात करूं हाट पिपलिया सीट की, तो वहां से जो कांग्रेस प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो कांग्रेस प्रत्याशी है राजवीर सिंह बघेल की बात करूं तो इस वक्त वे सघन जनसंपर्क कर रहे हैं, खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। अपनी विधानसभा सीट में लोगों से जाके चर्चा कर रहे हैं, जनता से चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में वे कई गांवों में पहुंचे जहां पर उन्होंने चर्चा की, चौपाल लगाकर चर्चा की। और इस चौपाल में अब अगर कोई भी नेता या कोई भी प्रत्याशी जा रहा है चर्चा करने और वो अपनी विपक्ष पार्टी पर निशाना ना साधे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी को लेकर राजवीर सिंह बघेल ने जब वहां पर चर्चा की तो उन्होंने उनके जो विपक्षी प्रत्याशी हैं मनोज चौधरी हाट पिपलिया सीट से, उन्होंने उनको लेकर कहा कि मनोज चौधरी ने ना सिर्फ यहाँ की जनता को, इस विधानसभा सीट की जनता को, बल्कि इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी है उसके साथ गद्दारी की है, उसे धोखा दिया है। इस प्रकार से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के बारे में कहा। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो राज्यसभा सांसद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब उन्हें धीरे धीरे अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से वे अब तक 4 बार रैली करने आ चुके हैं। कुछ इसी अंदाज में उन्होंने निशाना साधा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, भाजपा पर निशाना साधा, भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधा। सभी अब डबल एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ जो एक वार बोलने का है, प्रहार हो रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा होता है बहुत बार कि जब होता है कि अब चुनाव आने वाला है तो तैयारियों में लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही नजारा नजर आ रहा है। वार प्रहार तेजी से जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और पलटवार, यानी कि जो वार पर पलटवार का सिलसिला इस वक्त चल रहा है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई नेता कोई बयान देता है तो जनता इंतजार करती है और कार्यकर्ता इंतजार करते हैं कि अब इसके पलटवार में दूसरे जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं वो किस तरह का जवाब पेश करते हैं। और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि हर आए दिन भारत निर्वाचन आयोग में नेताओं की शिकायत जारी है और उस पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी होता जा रहा है। नेताओं से जवाब मांगा जाता है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, फिर नेता अपना जवाब पेश करते हैं। लेकिन बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी इस वक्त धुआंधार तरीके से अपना प्रचार जोर शोर से कर रही है और लोगों का ध्यान पूरी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। लगातार बीजेपी ये बता रही है कि हमने अपने कार्यकाल में किस तरह से जनता की भलाई के लिए कार्य किए हैं। अपने सारे वादों को, सारे इरादों को, अपने सारे मंसूबों को वो जनता के आगे रख रही है और उन्हें ये बता रही है, अपने किए वादों को, अपने किए कामों को लगातार जनता को याद दिला रही है। और बीजेपी ने अब संकल्प पत्र भी जारी किया है जिसमें उन्होंने शीर्षक दिया है कि प्रदेश के लिए हमारे संकल्प, इस तरह का शीर्षक उन्होंने दिया है। कई सारे वादे इस संकल्प पत्र में उन्होंने बीजेपी ने फिर से किए हैं और कहा है कि हम इन सारे एक एक वादों को पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे और जनता के लिए जितना हो सकेगा हम भलाई के कार्य करते रहेंगे। अब इस पर जब संकल्प पत्र जारी हुआ तो उसमें खास तौर से बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर फिर से चर्चा की है और कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन हम मुफ्त में लगाएंगे, प्रदेश के गरीब जनता को हम वैक्सीन मुफ्त में देंगे। क्योंकि इस वक्त तो कोरोना महामारी का दौर है और काफी लोग प्रभावित हैं कोरोना से और परेशान हैं और हर किसी में अभी भी कोरोना का डर बना हुआ है। लोग अभी तक खुलकर घूम नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लापरवाही बरतते लोग नजर आ रहे हैं कोरोना को लेकर अभी भी, लेकिन डर कहीं ना कहीं बना हुआ है और इसीलिए बीजेपी ने इसी चीज को देख
देखते हुए ये अपने संकल्प पत्र में कोरोना वैक्सीन की बात का जिक्र किया है। लेकिन अब कांग्रेस इस पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो वैक्सीन अभी तक आई ही नहीं है निश्चित रूप से उसको लेकर बीजेपी हर बार की तरह झूठ बोलती नजर आ रही है, क्योंकि अब तक वैक्सीन निश्चित रूप से मार्केट में आई नहीं है। तो वो वैक्सीन बीजेपी आखिर उपलब्ध कराएगी कैसे? कैसे वो एडवांस में लोगों से वादा कर रही है? इस तरह का कांग्रेस आरोप लगातार नजर लगाती आ रही है। बात कर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं और वो एक दिन भी उनका ऐसा नहीं जा रहा है जब वो कोई ना कोई बयान नहीं दे रहे हैं, और कभी कभी तो वो इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं कि विवादित बयान भी दे जाते हैं। अब जब वो ग्वालियर पहुंचे तो वहां भी इस तरह उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से निशाना साधा, जैसा कि वो हर चुनावी मंच पर कर रहे हैं। फिर से उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सीएम शिवराज मुझसे बार बार 15 सालों अपने 15 सालों के कार्यकाल का हिसाब तो देते नहीं है और मुझसे मेरे कार्यकाल 15 महीने का हिसाब मांगते रहते हैं कि मैंने अपने 15 महीनों में क्या किया है। बार बार मुझसे ये हिसाब मांगते हैं, लेकिन खुद अपने 15 सालों का हिसाब हमें क्यों नहीं देते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने वहां पर। नम्रता, जब यहाँ पे ये सब बात हो रही है कि अब बीजेपी कोरोना वैक्सीन को लेकर फतेह करना चाहती है उपचुनाव के जो मतदान है, इसी बीच एक और बात मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ये जो दल बदल का दौर शुरू हुआ है मार्च से अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है। हाल ही में राहुल लोधी ने भी बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो इसी बीच बीजेपी के द्वारा एक ये दावा किया जा रहा है कि राहुल लोधी ने जैसे हाल ही में सदस्यता ली है, और भी कई विधायक हैं कांग्रेस के, और भी कई विधायक हैं कांग्रेस के जो हमारे संपर्क में हैं, और हो सकता है उपचुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद या परिणाम के पहले वो हाथ का साथ छोड़कर, यानी कि कांग्रेस का साथ छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार का बीजेपी दावा कर रही है। वैसे आपको बता दूं कि अब तक बीजेपी में जो प्रत्याशी, बीजेपी में जो विधायक शामिल हुए हैं कांग्रेस से, उनकी संख्या अब 26 हो चुकी है। और यही चीज अभी कुछ समय पहले जब बात हुई थी कि कमलनाथ के उससे अगर कुछ और विधायक बीजेपी में शामिल हो जाए तो कमलनाथ 30 मार खा हो जाएंगे, इस प्रकार के बयान बीजेपी द्वारा जारी किए गए थे। तो अब देखना लाजमी होगा कि आखिर बीजेपी के इस दावे में कितनी सच्चाई है। जी बिल्कुल, बयानों की तो बात ही क्या करें अदिति, बयानों का तो जो दौर इस वक्त चल रहा है उसका तो क्या कहना, क्योंकि जितनी बात की जाए बयानों को लेकर उतनी कम है। अब बात करें अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो इस वक्त वे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वे मध्य प्रदेश के उपचुनाव में रखते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी जो करती है, वो जो कहती है वो करके दिखाती है। अब यहाँ पर वो कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, तो उन्होंने हटाई। इसके साथ ही उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया राम मंदिर जन्मभूमि निर्माण का, तो वो भी अब निर्माण शुरू हो गया है। ये सारे मुद्दे अब वो मध्य प्रदेश में रखते नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम शिवराज को ये नहीं पता है शायद कि वो मध्य प्रदेश में ये सारी बातें कर रहे हैं। अब जनता के मुद्दे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दे कुछ और हैं और वो राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर रखते नजर आ रहे हैं। नम्रता, मुद्दों की बात हो रही है तो ऐसे हाल ही में अभी हुआ था कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक है सचिन पायलट जी, वो इस वक्त 2 दिनी दौरे पर बने हुए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में जनसभाएं जारी हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच अगर बात करें पिछले कुछ जनसभाओं की जिन्हें सचिन पायलट जी ने संबोधित किया, उन्होंने बिल्कुल बोल सकते हैं कि बिल्कुल प्रहार तो किए ही किए बीजेपी पर, लेकिन वहां पर जो बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के दूसरे नेता थे, वो उस वक्त इस चीज का वेट कर रहे थे, इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब सचिन पायलट अपने जिगरी दोस्त रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करेंगे, प्रहार करेंगे। लेकिन उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम एक भी जगह नहीं लिया। तो जब इसी चीज को लेकर अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से ये कहना है कि जो मुद्दे थे, दोनों ही जो नेता हैं, अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, सचिन पायलट की, दोनों ही जो है वो अपनी तरीके से एक शालीन व्यक्ति हैं। उन्हें पता है कि किन चीजों पर प्रहार करना और किन चीजों पर नहीं करना है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि सचिन पायलट ने बार बार ये कहा तो है कि जिन लोगों ने भी गद्दारी की है उनको इस चीज का भुगतना पड़ेगा, इस चीज का उन्हें आगे जाके परिणाम देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से कहा जा रहा है, एक अपनी सफाई दे रही है, एक अपनी सफाई दे रही है। लेकिन यह काफी सोचने वाली बात है कि पूरी जनसभा
जनसभाएं हो गई, बात हो गई, गद्दारी की भी बात करी, लेकिन ये काफी दिलचस्प बात है कि आखिर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम क्यों नहीं लिया। साफ तौर पर कहा जाए तो अदिति, इंतजार की जो घड़ियां थी, जिसका इंतजार कर रहे थे लोग कि आखिर कब सचिन पायलट के मुंह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कुछ निकले, लेकिन सचिन पायलट ने वो नहीं किया। आखिर उन्होंने सिंधिया का नाम तक यहाँ पर नहीं लिया, सिंधिया का जिक्र तक यहाँ पर नहीं किया है, और इसके साथ ही वो सीएम शिवराज पर लगातार हमला करते नजर आते रहे। यानी कि इंतजार की घड़ियां थी जो लोगों की, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की खास तौर से, वो घड़ी खत्म नहीं हुई है और अब भी लोगों को इंतजार है कि कब सचिन पायलट मुंह खोलेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कुछ बोलेंगे। सचिन पायलट ने वैसे एक और बात बता दूं नम्रता, कि जब वो जनसभाएं कर रहे थे तो उन्होंने जनता से ये आग्रह किया कि आप किसी भी धर्म या किसी भी जाति को लेकर वोट ना करें, आप इन सब चीजों से ऊपर उठकर वोट करें। तो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव चीज लगी, क्योंकि हम लोग जनरली देखते हैं अगर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो वो हमेशा धर्म और जाति के नाम पर वोट साधने की कोशिश करती है। लेकिन सचिन पायलट ने जिस प्रकार से जनसभाओं में ये कहा कि आप धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट दे, जो आपको सही लगता है उसे वोट दे, तो ये काफी सही बात रही कि उन्होंने कम से कम राजनीतिक पार्टियां, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं कि धर्म के नाम पर लोगों को साधती है, जाति के नाम पर, अनुसूचित जाति के नाम पर, वो चीज यहाँ पर नहीं देखने को मिली, जो कि काफी अच्छा रहा, क्योंकि भारत को जरूरत है ऐसे धर्म और जाति के मुद्दों से ऊपर उठकर बात करने की। ग्वालियर की बात छिड़ी है अदिति, तो ग्वालियर से मुझे एक बात और यहाँ पर याद आ रही है, क्योंकि ग्वालियर में इस वक्त जो प्रचार है वो काफी जोर शोर से, और सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो ग्वालियर में ही हो रहा है, क्योंकि इस उपचुनाव में जो अहम सीट है वो ग्वालियर चंबल का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर 16 सीटों पर मतदान होना है और इसीलिए ये बेहद खास इलाका है। और ग्वालियर में जब कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम वहां पर पहुंचे, उन्होंने कई सारे बयान यहां पर दिए हैं और उन्हें विवादित बयान कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पर निशाना तो साधा। ये यहाँ तक ठीक था कि वो निशाना साध रहे थे सीएम शिवराज और बीजेपी पर, क्योंकि ये उनका काम है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिए हैं वो काफी हैरान कर देने वाले थे और विवादित बयान इन्हें कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज तो त्रेता युग के मारीच हैं, महाभारत काल के शकुनी मामा हैं और द्वापर युग के कंस मामा हैं। इन सब का मिला जुला मिश्रण उन्होंने सीएम शिवराज को बताया है। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो, और यहाँ पर उन्होंने सीएम शिवराज को शैतान भी कहा है, शैतान से भी सीएम शिवराज की तुलना कर दी है। अब बीजेपी इस पर हमलावर हो गई कि आखिर कोई ऐसा बयान कैसे दे सकता है मुख्यमंत्री के लिए। अब बीजेपी का कहना है कि हम तो इसकी शिकायत करेंगे भारत निर्वाचन आयोग में। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जब बीजेपी भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करती है तो किस तरह की कार्यवाही स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम पर होती है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने सिंधिया को भी कमबख्त कह दिया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज का जो व्यक्ति साथ दे रहा है उसके परिवार पर तो 1857 का कलंक है। इस तरह के शब्द भी उन्होंने सीएम शिवराज के लिए भी कहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर भी उन्होंने निशाना साध दिया है। नम्रता, अब निशाना साध रहे हैं, दोनों ही पार्टी के नेता जो है निशाना साध रहे हैं, वार प्रहार कर रहे हैं, वार पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन अब कहें तो कुछ घंटे ही बचे हैं, कि अगर हम गिनती करें कि एक दिन में अगर 24 घंटे होते तो गिन के कुछ घंटे बचे, क्योंकि 4 दिन बचे हैं। 4 दिन के बाद 5वें दिन आचार संहिता लग जाएगी, प्रचार थम जाएगा, प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। नेताओं ने जहां जहां तक जितना प्रचार प्रसार किया है जनता के बीच, जो अपनी बातें गिनाई है कि आखिर हम लोगों ने क्या क्या दिया है, हमारी पार्टी ने क्या दिया है जनता को, दूसरी पार्टी ने क्या नहीं दिया है, जो भी चीज गिनाना है, अब बचे हुए इन गिने चुने दिनों में ही दोनों ही पार्टी के नेताओं को प्रचार करना है। अब देखना काफी लाजमी होगा, क्योंकि मतदान का दिन भी काफी अहम होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मतदान के दिन भी काफी सारे अजीब वार प्रहार भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कई बार अजीब वाक्य भी सामने आते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन नजर आएगा 10 तारीख का, 10 नवंबर का, जब मतदान के परिणाम आएंगे। अब देखना काफी लाजमी होगा कि आखिर किस नेता का प्रहार कितना ज्यादा सही बैठता है। साफ तौर पर कहा जाए दीदी तो साम दाम दंड भेद, हिंसा अहिंसा, हर तरह के हथियार इस वक्त राजनेता अपनाते नजर आ रहे हैं उपचुनाव के गलियारों में। और कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा हो, क्योंकि जहां हमने बीजेपी के संकल्प पत्र की बात की है तो बीजेपी ने इसमें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग तरह के संकल्प पत्र जारी किए हैं, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र की जैसी भी जरूरत होगी उस सभी जरूरतों को संकल्प पत्र में
उन्होंने इंक्लूड किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन संकल्प पत्र का जनता पर किस तरह से असर होता है, कि वाकई में जनता को बीजेपी के द्वारा संकल्प पत्र में शामिल किए गए मुद्दे पसंद आते हैं या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस के मुद्दों पर जनता ज्यादा यकीन करती है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 3 नवंबर का दिन आएगा तो जनता किसके नाम के आगे बटन दबाएगी, और जब 10 नवंबर को परिणाम आएंगे तो ये परिणाम किसके पक्ष में आएंगे और किसके विपक्ष में आएंगे। फिलहाल सियासी गलियारों में जो उथल पुथल चल रही है और उपचुनाव आते आते और क्या क्या नजारे, क्योंकि जैसा कि अदिति ने कहा कि एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि अभी और कई तूफान आने वाले हैं, क्योंकि जैसा 7 महीनों के अंदर 26 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है, क्या उपचुनाव आते आते या फिर उपचुनाव के बाद भी कई और विधायक क्या कांग्रेस का साथ फिर से छोड़ सकते हैं या फिर नहीं। ये बातें कितनी सच साबित होती हैं और कितनी झूठ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और सियासी गलियारों में जो तूफान मचेगा और जो शांति रहेगी, वो सारी बातें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी फीवर। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।